हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए सीडीपी का फ्रेंड्स हम लोग जो है ना 30 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं आपको। और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स वो ऑफिशियल आंसर होगा, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और जितना भी आंसर याद है ना आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है आंसर कमेंट करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? सिफेलाकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं। सुझाव देता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, बताइए। सिफेलाकॉर्डल सिद्धांत में जो है ना विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, पहला का सही जवाब कौन देगा, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर पहले ही बता चुके फ्रेंड्स, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। सिफेलाकॉर्डल सिद्धांत यही कहता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकासात्मक परिवर्तनों में किसका योगदान होता है? बच्चों के विकासात्मक परिवर्तन में किसका योगदान होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी है। देखिए, केवल आनुवंशिक गलत हो जाएगा, केवल पर्यावरणीय गलत होगा, केवल जहां भी गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया, आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? सुनिएगा ध्यान से। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका परिवार हो जाएगा। जो लोग भी यहाँ पे सी लगा दिए सही जवाब, ठीक है जी। प्राथमिक संस्था जो है हमेशा परिवार होता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे मूर्त वस्तुओं पर तार्किक चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन अमूर्त सोच में उन्हें कठिनाई होती है? एकदम आसान क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है जी। देखिए, अमूर्त सोच में कठिनाई होती है तो अमूर्त तो एकदम नहीं होगा, कट करिए इसको, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में कि अमूर्त सोच में कठिनाई होती है, तो अमूर्त तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो यह मानता है कि मिट्टी का खिलौना टूटने पर दर्द महसूस करता है, वह संज्ञानात्मक विकास की किस सोच को प्रदर्शित कर रहा है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा बच्चा है ना, वह यह मानता है कि मिट्टी का खिलौना टूटने पर उसको दर्द होगा, वह संज्ञानात्मक विकास की किस सोच को दिखा रहा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको कहते हैं जीववाद कहते हैं, जीववाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मिट्टी का खिलौना टूटने पर उसको दर्द नहीं होगा, लेकिन बच्चा को ऐसा लगता है, बच्चा को ऐसा लगेगा कि उसका जो खिलौना है वो भूखा है, उसका गुड़िया जो है ना भूखी है, ठीक है, ऐसा लगता है उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है? जीववाद होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर, ली वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? छठा का बताइए। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है फ्रेंड्स सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एकदम टाइम आपका फ्रेंड्स नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, ली वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच क्या है, बताइए। ली वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य क्या होता है जी? देखिए फ्रेंड्स, एक चैनल को आपको ना ये सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एग्जाम तक आप जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों के अपने समय को कार्यों और सोच को स्वनियमित करने में मदद करता है, क्या? प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की किस अभिविन्यास में आता है, बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा। पता किस में आता है? पारंपरिक स्तर पर आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से कैसी होनी चाहिए? सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ना सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? पाठ्यपुस्तक केंद्रित और पूरी तरह निर्देश उन्मुख नहीं, गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। अनुभवजन्य, खोज आधारित और शिक्षार्थी सक्रिय, हाँ फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे शिक्षार्थी मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या, ये सक्रिय है, ये सही हो जाएगा। खोज आधारित, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर बी हो गया आपका। 10 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आत्म जागरूकता
अपनी समय की भावनाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है? देखिए, एक क्वेश्चन होता है दूसरों में, दूसरे की भावनाओं को समझना, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है? आत्म जागरूकता, मतलब खुद के बारे में समझना, समय की भावनाओं को समझना, कौन सी बुद्धि होती है? इसमें फ्रेंड्स इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल होता है खुद के बारे में। अगर दूसरों के बारे में रहता तो तब इंटरपर्सनल हो जाता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों के मूल्यांकन के लिए रिपोर्ट कार्ड में किस प्रकार का विवरण शामिल होना चाहिए? बताइए, किस प्रकार का विवरण शामिल होना चाहिए? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो केवल योगात्मक गलत हो जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति रिपोर्ट, जिसमें सहकर्मी, शिक्षक, मूल्यांकन का संयोजन, आंसर ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए होगा, आप क्या करिएगा ना, वीडियो को रोक कर आप पहले खुद आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास करना चाहिए? बताइए 12 का सही जवाब। जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में कौन सा अभ्यास करना चाहिए? कमेंट करिएगा। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक पृथक, मतलब अलग अलग बैठक व्यवस्था बनाएंगे, गलत हो जाएगा। अलग अलग नहीं करना है। लड़कियों को केवल कोमल कार्यों और लड़कों को नेतृत्व करने वाला काम बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करना और गैर पारंपरिक भूमिकाओं को उदाहरण देना, आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संबोधित कर सकता है? 13 का बताइए। एक शिक्षक अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संबोधित कर सकता है? कमेंट करिए। तो व्यक्तिगत अंतरों को एक कमी या दोष मानकर नहीं, कमी या दोष नहीं होता है। ठीक है, 13 का फ्रेंड्स कमेंट करिए कौन देगा इसका आंसर सही। सभी बच्चों के लिए एक समान और अपरिवर्तनीय शिक्षण विधि लागू करके, गलत हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे में जो है ना अलग अलग गुण होता है, हर बच्चे में अलग अलग कमियां होता है, तो सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, छात्रों के विविध पृष्ठभूमि, अनुभवों और आवश्यकताओं को शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जो लोग भी सी लगा दिए सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कमेंट करिए। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल छात्रों को पास या फेल करना, ये तो करना ही नहीं है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बच्चों की समझ का आकलन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तदनुसार सुधारित करना, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, समावेशी शिक्षा का क्या काम होता है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। ठीक है जी, और आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास हर रोज चलता है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद नियमित स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं कि सभी बच्चों को जो है ना एक ही जगह सबको साथ में जो है पढ़ाना। आगे चलते फ्रेंड्स, 16 नंबर को पहले पूछा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया मुख्य रूप से बच्चों में किस क्षेत्र में कठिनाई उत्पन्न करता है? मान लीजिए फ्रेंड्स किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, ठीक है, तो उसमें किसमें कठिनाई होगा? चलिए बताइए, कमेंट करिए। 16 का सही जवाब फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर पता है क्या होगा जी? डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने में और शब्दों के उच्चारण और वर्तनी को समझने में दिक्कत होता है, आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सृजनात्मकता वाले बच्चों की एक प्रमुख पहचान है? 17 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए। कौन सी विशेषता सृजनात्मकता वाले बच्चों की एक प्रमुख पहचान है? 17 का सही जवाब क्या होगा जी? विचारों में मौलिकता और अपसारी चिंतन। हाँ फ्रेंड्स, ये होता है, क्या होता है? यही होता है, अपसारी चिंतन होता है और विचारों में मौलिकता होता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, दृष्टिबाधित छात्रों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, बताइए। दृष्टिबाधित छात्रों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। 18 का फ्रेंड्स कमेंट करिए सही जवाब। केवल दृश्य आधारित, केवल नहीं लगाना है जी, केवल नहीं लगाना है, ठीक है। मौखिक निर्देश देंगे, व्याख्यानों और स्पर्शनीय सामग्रियों का अधिक उपयोग करेंगे, ये सही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को देखने में दिक्कत है, इसलिए फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंड्स, इसको आराम से पढ़िएगा, गलती नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, कथन ए में दिया गया ना कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षा को एक संवादात्मक और सहयोगात्मक कक्षा परिवेश का निर्माण करना चाहिए। तर्क में है, ज्ञान का निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ में अंतःक्रिया से होती है। क्या लग रहा है आपको, कौन कौन सही है बताइए। 19 का आंसर कौन देगा बताइए। तो फिर से पढ़ते हैं, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षा को एक संवादात्मक और सहयोगात्मक कक्षा परिवेश का निर्माण करना चाहिए। फ्रेंड्स सही हो जाएगा, ये आपका सही है। देखते हैं, ज्ञान का निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ में अंतःक्रिया से होती है, ये भी सही है। तो ए और दोनों सही है, और सही व्याख्या करता है एक ही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर, बच्चे किस प्रकार सबसे सार्थक और प्रभावी ढंग से सीखते हैं। 20 का बताइए। तो बच्चे किस प्रकार सबसे सार्थक और प्रभावी ढंग से सीखते हैं, 20 का बताइए आंसर। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। संदर्भ आधारित ठोस अनुभवों से शुरू होकर धीरे धीरे अमूर्त चिंतन की ओर बढ़कर, आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान के कौशल विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए जी। एक शिक्षक को जो है ना बच्चों के बीच समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने के लिए क्या करेंगे, चलिए बताइए आंसर। 21 क्या करेंगे आप, उन्हें केवल बनी बनाई केवल बनी बनाई नहीं, ये गलत हो जाए, आगे मत पढ़िए। वैकल्पिक सोच रखने वाले छात्रों को कक्षा में हतोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित बच्चे को नहीं करना है। वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने और मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आंसर आपका बी हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां की और भ्रांतियां क्या दर्शाती है, 22 का बताइए। तो अधिगम प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां और भ्रांतियां क्या दर्शाती है, मतलब फ्रेंड्स सीखने में जो बच्चे गलतियां करती हैं ना, वो गलतियां क्या दर्शाता है। छात्रों की मानसिक क्षमता, गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है जो उनके सहज विचारों को समझने का अवसर देता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सीखने में जो है ना बच्चों का जो गलतियां होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। आंसर आपका बी हो गया। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अभिप्रेरणा का एक सटीक एग्जाम्पल है। आंतरिक की बात हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बताइए, नगद पुरस्कार जीतने के लिए, ये तो आंतरिक नहीं हुआ, ये तो पुरस्कार जीतने के लिए हुआ। शिक्षा की डांट या परीक्षा में फेल होने के डर से, ये भी फ्रेंड्स आंतरिक नहीं हुआ, ये डर से बच्चा ये पढ़ रहा है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी स्वयं की जिज्ञासा, रुचि और आनंद के लिए किसी नए विषय का अध्ययन करना, ये आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आंतरिक आपको दिख रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24, संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध होता है, 24 का बताइए। संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए आंसर। अत्यधिक तनाव और डर संज्ञानात्मक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये सही है क्या फ्रेंड्स, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा और डर रहेगा ना, तो संज्ञानात्मक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, आंसर बी हो गया। 25, छात्रों में प्रसंज्ञान क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कमेंट करिए। तो छात्रों में जो है ना परसंज्ञान क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, 25 का बताइए। उन्हें बिना सोचे समझे केवल निष्क्रिय रूप से कॉपी करने के लिए कहेंगे, गलत हो गया। कक्षा में किसी प्रकार की सार्थक चर्चा पर प्रतिबंध लगा देंगे आप, प्रतिबंध तो नहीं लगाना है। छात्रों को अपने स्वयं के चिंतन, रणनीतियों और सीखने के तरीकों पर विचार करने के लिए अवसर देना, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 26, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष की मुख्य विशेषता क्या होती है? बताइए जी। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष की मुख्य विशेषता क्या होती है? कौन बताएगा इसका सही जवाब? बताइए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स क्या करना है जी, आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम तक जो है कंटिन्यू जो है ना क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष की मुख्य विशेषता क्या होती है? ज्ञान का निर्माण शिक्षक और छात्रों के बीच सक्रिय संवाद और अंतःक्रिया से होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 27 नंबर, किसी नए संप्रदाय को पढ़ाना शुरू करते समय एक शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? किसी फ्रेंड्स नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 27 का आंसर दीजिए। बिना किसी भूमिका के सबसे पहले कठिन चीज़ बता देंगे। सबसे पहले कठिन कैसे बता देंगे आप? ऐसे नहीं करना है। छात्रों के दैनिक जीवन के परिचित और ठोस एग्जाम्पल से विषय की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, ये आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। छात्रों के जो दैनिक जीवन में जो घटना होता है, जो चीज़ वो देखते हैं बच्चे दैनिक जीवन में, उसी से आपको स्टार्ट करना है कोई भी कंसेप्ट समझाने से पहले। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल है? बताइए। ग्रॉस मोटर स्किल, सुई में धागा पिरोना, ये फ्रेंड्स स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है। एक पैर पर संतुलन बनाकर खड़े होना या कूदना, हाँ ये सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। कूदना जो है ना ये ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, बी हो गया। 29 नंबर, जेंडर एक डैश संरचना है जबकि सेक्स एक डैश संरचना है। बताइए 29 का आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जेंडर एक सामाजिक है, जबकि फ्रेंड्स सेक्स जो होता है जैविक होता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम का मुख्य स्वरूप कैसा होना चाहिए? अधिगम का मुख्य स्वरूप कैसा होना चाहिए? पूरी तरह रटंत आधारित, गलत। केवल शिक्षक प्रधान, नहीं, शिक्षक प्रधान तो होना ही नहीं चाहिए। पाठ्य पुस्तक अभ्यास करके हूबहू उतारने वाला, गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए है जी, अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक होना चाहिए। 30 में कितना सही कर दिए और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिए। यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कितना आप सही कर दिए कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।